नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, कांग्रेस से विधायक हैं नितेंद्र सिंह राठौर जी। अगर हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो एक पॉलिटिकल लेगेसी है। लेट बृजेंद्र सिंह राठौर जो कि बहुत ही वेल नोन कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, मिनिस्टर भी रहे, उनके इकलौते बेटे हैं। वेल नोन बिजनेसमैन है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इनका इंटरेस्ट है, उसमें काम भी कर रहे थे। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने उनके फादर के डेथ के बाद कि इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। एक उपचुनाव लड़े, हार गए, फिर एक बार विधानसभा लड़े, जीत गए। तो एक सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिशियन है। सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिशियन इसलिए क्योंकि ये इनके फैमिली में हिस्ट्री में रहा है। इनके फादर भी ऐसी सर्कमस्टेंशियली पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत नाम कमाया पॉलिटिक्स में और ये भी अब आ गए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या इरादे हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा मैंने कहा, सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिशियन, आपके फादर की डेथ हुई, आप पॉलिटिक्स में आए, लोगों ने आपसे कहा कि लड़ लीजिए, आपने लड़ा उपचुनाव। ऐसे ही आपके फादर के साथ हुआ था, लेट बृजेंद्र सिंह राठौर जी। उनके फादर की डेथ हुई थी जी। वो भी बिजनेस कर रहे थे और उनसे कहा गया कि आप आ जाइए पॉलिटिक्स में। वो आ गए, हालांकि उन्होंने बहुत नाम भी कमाया, उनकी अपना एक स्टेचर था कांग्रेस में जी। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ जी? बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई। मेरे ग्रैंडफादर कई वर्षों तक जनपद अध्यक्ष वहाँ रहे और उनके निधन के बाद मेरे फादर पॉलिटिक्स में आए और जनपद से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। फिर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और उसके बाद फिर निरंतर चुनाव लड़ते रहे और 5 बार वो विधायक रहे और मंत्री भी रहे और लोक लेखा समिति के 2 बार वो अध्यक्ष भी रहे। तो काफ़ी उनको जिम्मेदारियां पार्टी ने दी और कई बार जनता ने अपने आशीर्वाद से उनको चुना भी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जनता का आशीर्वाद हमारे परिवार पर निरंतर इतने वर्षों रहा। ये एक आसान बात नहीं है और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसमें भगवान का भी बड़ा आशीर्वाद है और लोगों की बहुत दुआएं हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दुखद तो एक बात यह है कि पिताजी का निधन हुआ और कल्पना नहीं थी, न मुझे थी, न किसी को थी कि अचानक इस तरह से छोड़ के चले जाएंगे। और उसके बाद उपचुनाव में मुझे पूरे परिवार और मेरा क्षेत्र रूपी परिवार, उनसे जिम्मेदारियां भी मिली और उस जिम्मेदारी को मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। मैंने उन सब के कहने अनुसार चुनाव में कंटेस्ट किया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। लेकिन कभी कभी जब वक्त साथ नहीं होता तो आप उस चुनाव के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से वो उस चुनाव को उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने किस तरह से मोटिवेट किया और किस तरह से उस चुनाव को उनके प्रत्याशी जीते और मुझे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार है और जीत है, मैंने स्वीकार किया और निरंतर अपने क्षेत्र रूपी परिवार के बीच में मैं निरंतर रहा और आज जनता के आशीर्वाद से पिछले चुनाव में मैं जीत कर आया हूँ। और नितेंद्र सिंह राठौर तो सिर्फ एक नाम है, ये आशीर्वाद मेरे क्षेत्र की जनता का है। मेरे क्षेत्र के वृद्धजन, मेरे क्षेत्र की माताएं, बहनें और ख़ासतौर पर नौजवान साथी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जो विश्वास मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ पर किया है, जिस तरह से पूज्य पिताजी हमेशा जनता के हर सुख दुख में उनके बीच में रहे और निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते रहे, नितेंद्र सिंह राठौर का जब तक जीवन है, आज जब मौका मिला है, तो मैं कभी अपने क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करूंगा। हमेशा मेरा प्रयास होगा कि उनकी उन्नति प्रगति के लिए काम करना और अपने क्षेत्र में विकास की गंगा को आगे बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है और इस दिशा में मैं काम करता रहूँगा। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थे, होटल्स रन करते हैं और आप बहुत सीरियसली उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे जी। पॉलिटिक्स में, चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो जाहिर तौर पे वो आप देखते आ रहे होंगे क्या हो रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा कोई एम्बिशन नहीं था कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आगे चल के आना है, टिकट लेना है, ऐसा कुछ नहीं था मन में? हमारे परिवार में शुरू से ही हम लोग ये तय किया था कि जो राजनीति में अगर कोई एक शख्स है तो हम लोगों ने एक इस तरह का हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि दूसरा कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा।
और निरंतर पिताजी इतने वर्षों विधायक रहे, चुनाव लड़ते रहे, तो हम लोगों ने ये तय जो किया था, हमारे परिवार में से किसी ने भी इस तरह का आगे कोई एम्बिशन नहीं रखा, क्योंकि हमारे लीडर हमारे पिताजी थे और मेरे जो चाचा हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, उन सब के लीडर भी मेरे पिताजी थे। पिताजी का निधन हुआ और उसके बाद मेरा तो ना मेरी क्षमता थी, मेरा कोई निर्णय नहीं। ये मैंने पहले भी कहा कि मेरा क्षेत्र रूपी परिवार और मेरा परिवार, मेरे परिवार में मेरे चाचा, मेरी माँ, मेरे परिवार में तभी सभी मेरे जो भाई कज़िन ब्रदर्स हैं मेरे, सब लोग हैं, ये सबका निर्णय था और मेरे कार्यकर्ताओं का निर्णय था कि चुनाव लड़ना चाहिए। कई लोग चाहते थे, कई लोगों की बात आई कि कोई कहता था कि मदर चुनाव लड़ें, कोई कहता था हमारे सबसे बड़े काका हैं वो चुनाव लड़ें, लेकिन सब ने मिलकर जब तय किया कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैंने उसको स्वीकार किया। और क्योंकि क्षेत्र की जनता से संबंध कोई चुनाव में वोट लेने तक के नहीं है, ये संबंध इतने वर्षों, लगभग 40 वर्ष पुराने संबंध हैं, तो उन संबंधों को भी इस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा एम्बिशन हॉस्पिटैलिटी में था और मैं ऐसा नहीं है, मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट और मैं पूरी तरह से खुश था। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप देखते हो कि आपके क्षेत्र की जनता जो आपके परिवार से इतना लगाव, इतना प्रेम करती है, तो ऐसा भी निर्दयी मैं नहीं हूँ कि मैं उस प्रेम को भूल जाऊं और मैं कहूं कि मैं तो अपना काम करूं। मैं चाहता तो निश्चित रूप से मैं जाके कहीं भी बच सकता था, अपना काम करता, लेकिन मैंने चुना कि मुझे मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है, मेरे परिवार की ज़रूरत है। और कोई भी परिवार हो, जब तक उसमें हम मिलजुल कर नहीं रहते, उस परिवार में खुशियाँ नहीं आती। मैंने तय किया कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, उनके सुख दुख में रहना चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए, और वो निर्णय मैंने लिया। और मैंने पूरी कोशिश अपनी तरफ से की कि उनके किसी भी माँ की आंख में कोई आंसू ना आने दूं, किसी भी बहन को कोई दुख न दूं। और अपने कार्यकर्ता रूपी परिवार के आगे भी मैंने उनको जो वादा किया था कि नितेंद्र सिंह राठौर कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि उनकी आंखें कभी नीची हो, मेरे परिवार के बुजुर्गों की आंखें नीची हो। मेरे पिता ने भी इसी तरह से काम किया और मैं भी निरंतर अपने जीवन में इसी तरह से काम करना चाहता हूँ कि अच्छे मन, अच्छे भाव से काम करना चाहता हूँ। जनता, देखिए जनता, चुनाव कई पार्टीज़ होती हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य पार्टियां हैं, और कभी कोई पट्टा लिखा के भी नहीं आता कि एक ही शख्स जीतता रहेगा। कभी मैं जीतूँ, हो सकता है कभी दूसरा जीते, कोई तीसरा जीते, लेकिन आप अपने जीवन में सदैव ऐसा काम करें। ये पूज्य पिताजी कहते थे कि कभी आपकी आंखें नीची ना हो। तो मेरा सदैव प्रयास ये रहता है कि जीत हार अपनी जगह, मैं सदैव कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ कि मेरे चाहने वालों की आंखें कभी नीची ना हो और उन्हें गर्व हो कि हाँ, उनका नेता, उनका बेटा, उनका भाई नितेंद्र सिंह राठौर है। ये मेरी कोशिश रहती है। उपचुनाव में आप हार गए थे, लगभग 20,000 वोट, 14,000 वोट जी। उसके बाद फिर जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए 2023 के, फिर से आपको टिकट मिला और आप फिर चुनाव लड़े, तो उस समय कैसा आपको लग रहा था कि अब अभी हारेंगे, जीतेंगे? जी, देखिए, उपचुनाव में मैं हारा जरूर था, मैंने स्वीकार की थी उस हार को, लेकिन आप वहाँ के बच्चे से और इवन भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता है जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटीज़ लगी थी, उनसे भी अगर आप पूछेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो वो आपको बता देंगे वो चुनाव भाजपा कैसे जीती थी। ये बार बार कहना शोभा भी नहीं देता और मैं उसको कोई उसका गाना भी नहीं गाना चाहता। लेकिन उपचुनाव आप भी जानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, ज़्यादातर रूलिंग पार्टी उसमें मजबूत होती है और कई तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको होते हैं जो मेरे चुनाव में भी हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि जीत हार की चिंता ना करके अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता और उनके बीच में बराबर रहना, ये मैंने सदैव प्रयास किया और मैं निरंतर लोगों के बीच में रहा। लोगों से पहचान, क्योंकि उपचुनाव में मैं भी नया था, मेरी पहचान नहीं थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भी अपने गांव के लोगों को, सबको, जो मेरा क्षेत्र है उन सबको जानता हूं, व्यक्तिगत जानता हूं, वो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। इस बात की खुशी है। पूज्य पिताजी, आपको मैं बता दूं कि पूज्य पिताजी ने राजनीति जब शुरू की निवाड़ी विधानसभा से और फिर पृथ्वीपुर विधानसभा रही, सबसे कम वहाँ पर अगर जातियाँ हैं तो हम लोगों की जाति क्षत्रिय जाति है, ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। उसके बाद भी निरंतर पूज्य पिताजी चुनाव जीतते रहे और मुझे भी जनता ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो कहते थे कि हमें कभी जाति धर्म से चुनाव नहीं लड़ना, हमें तो हमारे परिवार को मान के, चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, यादव, अहरवार हो, वंशकार हो, नापित हो, गडरिया, पाल हो, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के लोग हों, कुशवाहा समाज के लोग हों, केवट समाज के लोग हों, क्षत्रिय हों, कोई भी समाज के लोग हों, सब हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें कोई भेदभाव से काम नहीं करना। इससे उपचुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
जो पहले समाजवादी पार्टी में थे फिर भाजपा में आए, वो चुनाव लड़े, एक जाति के सहारे वो चुनाव लड़े और उनको सरकार का काफ़ी फ़ायदा भी मिल गया। लेकिन इस बार जनता ने कहा, इस बार चाहे वो कोई भी जाति हो, हर जाति का वोट मुझे मिला और हर जाति ने अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं कोई जातिगत राजनीति नहीं करना चाहता। मैं तो अपने क्षेत्र में विकास के लिए काम करना चाहता हूं और अपने परिवार को परिवार की तरह मान के उनको खुशियां देने का प्रयास करता हूं। और मैं समझ सकता हूं कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर व्यक्ति तक पहुंचूं, हर व्यक्ति की बात सुनूं और मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता इस बात को समझती होगी। और नितिन सिंह राठौर का ये कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना, अगर उन्होंने इस लायक बनाया है तो मेरा ये कर्तव्य है और मैं उसमें अपने कार्यों का कर्तव्य का निर्वहन करता रहूँ। पिताजी से कितना सीखा, क्या सीखा? मैं समझता हूँ पिताजी से काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि पिताजी ने जो राजनीति की तो उन्होंने कभी ये सोच कर नहीं की कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अच्छा। वो हमेशा कहते थे कि आप जनता के बीच में ये सोच कर काम नहीं करो कि इससे हमें वोट मिलेंगे, इससे फ़ायदा होगा। ये सोच कर काम करो कि ये आपके परिवार का हिस्सा है और आपको इसके लिए काम करना है। ये सबसे बड़ी सीख है और मैं हमेशा इसका पालन करता हूँ और करता रहूँगा कि मैं कभी ये आशा नहीं करता कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो इसके बदले में मैं जनता से जनता वोट देगी, मुझे विश्वास है। लेकिन इस सोच के साथ काम नहीं करना है, काम इस सोच के साथ करना है कि ये मेरे घर का काम है, मेरे परिवार का काम है, उसके लिए लगना है। ये सोचकर मैं काम करता हूँ। पिताजी ने सदैव, चाहे उनसे कितना भी बड़ा विरोधी हो, कभी उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। नितिन सिंह राठौर भी उसी के तहत काम करता है कि जो लोग जितने लोगों का भला कर सकें वो भला करने का प्रयास मैं करता हूं और किसी का नुकसान करने का, चाहे वो विरोधी हो कोई हो, मैं उस पर प्रयास नहीं करता हूं। नेगेटिव मानसिकता के साथ काम नहीं करना चाहता हूं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना चाहता हूं। पिताजी भी करते थे और मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता इस बात को समझती है कि मेरा एम्बिशन कोई किसी तरह की मैनिपुलेशन के साथ वोट खींचना नहीं है। मेरा एम्बिशन है कि मेरे क्षेत्र की जनता के बीच में जितनी खुशियां मैं ला सकूं, ये करने का प्रयास करता हूं। देखिए, कांग्रेस की जब भी बात होती तो गुटबाजी की बात होती है। एक दिग्विजय सिंह गुट है, कमलनाथ गुट है, अब जैसे यंग ब्रिगेड आ गए हैं, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार। बट जब भी आपके फादर के बारे में बात होती थी, लेट ब्रिजेंद्र सिंह राठौर, कभी भी कोई गुट में उनका नहीं कहा जा सकता था कि इस गुट के हैं कि उस गुट के हैं। आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस सारे गुटबाजी को? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये पूज्य पिताजी की बड़ी खास बात थी कि उनको हर किसी को लगता था कि ये मेरा है और वो सदैव कभी ये महसूस नहीं होने देते थे, क्योंकि वो एक सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता थे और पार्टी की एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे और सबसे इवन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन सबसे भी उनके मधुर संबंध रहे। और मेरा मानना है कि राजनीति में द्वेष नहीं होना चाहिए, राजनीति में दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए, प्रेम पूर्वक राजनीति होना चाहिए। हम सबका उद्देश्य, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, हम सबका उद्देश्य एक ही है कि जनता की सेवा करना और जनता को लाभ हो। तो इसमें द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मेरे संबंध सबसे मधुर रहें। मेरे संबंध न भारतीय जनता पार्टी से न कांग्रेस किसी से भी ख़राब नहीं है। मेरे चाहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हों, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, साथ ही साथ जीतू पटवारी जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, भाई जयवर्धन सिंह का साथ मेरे साथ रहते हैं। तो सभी लोग, हम सब जितने इस वक्त नेता हैं, सभी लोगों का मेरे साथ मधुर संबंध है और मुझे कोई ये नहीं कह सकता मैं किस गुट का हूँ या किस, मैं तो कांग्रेस गुट का हूँ और कांग्रेस सभी गुट में है, तो मैं सभी गुट में है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के हालात है उस पर क्या सोचते हैं? चिंता होती है क्योंकि आप लोग यंग जो है फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं। अभी हमने देखा लोकसभा के समय तमाम कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी में चले गए। देखिए, ये बड़ा मुश्किल समय है। देखिए, विधानसभा चुनाव जिसमें हम सबको भी लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बहुत नज़दीक मामला रहेगा, लेकिन रिजल्ट उस अनुरूप नहीं आया। क्या ये परसेप्शन बिल्डअप किया गया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग था? नहीं, मैं कहता हूँ, मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र में था और कई जगह लोगों से बात होती थी तो लोग कांग्रेस की बात करते थे, इस तरह की माहौल अच्छा लगता था। अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये लाडली बहना है या क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मैं कहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी बनी है तो मेरा मानना, आपका प्रश्न दूसरा थोड़ा सा लीक से हट रहा हूँ,
अगर भारतीय जनता पार्टी बनी है और जो माननीय शिवराज सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे और जिस वादे के अनुरूप जनता ने उनको वोट दिया है, अगर उन्होंने लाडली बहना की बात की थी और 3,000 रुपये प्रति माह की बात की थी, तो मेरा मानना है कि सरकार को ये करना चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा था कि हम गेहूं की खरीदी 27 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे और 31 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदेंगे, तो ये वादे जनता से जो किए थे वो पूरे करने चाहिए। और तमाम जो वादे किए थे उनको भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना चाहिए, वरना जनता आने वाले समय में विश्वास नहीं करेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, आज जो आपने बोला कि लोकसभा चुनाव जो हुए और जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मॉरल बहुत डाउन था और लोकसभा चुनाव में इतने कम समय में, चाहे कोई भी हो, इतने कम समय में एकदम पार्टी को ऊपर ले आना संभव नहीं है। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि आज हमारे जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी, सभी लोग चिंतित हैं और माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, ये लोग भी चिंतित हैं कि पार्टी का संगठन को कैसे मजबूत करें। और अभी निरंतर बैठकें पिछले कुछ समय से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही हैं कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, यूथ कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। नए सिरे से आप देखिएगा आने वाले समय में नई कार्यकारिणी भी आएगी, संगठन की मजबूती की दिशा में भी काम होंगे और आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी आपको दिखेगा। आपको लगता है कि बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत है कांग्रेस को? जैसे देखिए आपके यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कई बार अब लगातार लंबी लंबी बैठकें हो रही है, शायद आत्ममंथन हो रहा हो, आत्मचिंतन हो रहा हो, और हम बीजेपी में देखते हैं कि लगातार वहां संवाद होता रहता है। वहां पे भी गुटबाजी है, लेकिन बंद कमरे में उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। शायद कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। तो क्या आप लोगों को भी अब बीजेपी से सीखने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीज है जिससे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं और कांग्रेस पिछड़ती जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसी पे काम करती है, कांग्रेस अपनी पॉलिसी पे काम करती है और ऐसा नहीं है। अब बीजेपी का देखिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के रिज़ल्ट अगर आप हटा दें और पूरे देश के रिज़ल्ट लोकसभा में देखिए, बीजेपी की इतनी बैठकों के बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी को निराशा ही मिली और विपक्ष इंडिया गठबंधन जिसको उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा सीट्स उनको आईं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता चाहता है बदलाव और परिवर्तन संसार का नियम है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी है तो आप इसको मान लीजिए कल कांग्रेस आएगी, क्योंकि एक समय जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं आ पा रही, मध्य प्रदेश में भी देखिए एक समय जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस को कभी नहीं लगता था कि भाजपा आ जाएगी। भाजपा आई, तो ऐसा नहीं है। 2018 में भी कांग्रेस आई थी, अब कुछ कारण थे वो नहीं चल पाई सरकार, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा सरकार चलाना भूल गई क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में? आने वाले समय देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य था कि वो सरकार नहीं चल पाई, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और मैं जितना उनको मैंने देखा है पूज्य पिताजी के साथ, वो काम करने में बड़े माहिर थे और यदि वो सरकार 5 साल चलती तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत काम होते। लेकिन मैं तो आशा करूंगा कि इस वक्त वर्तमान में जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हैं और मैं आशा करता हूं कि वो अच्छे काम करें और शासन की योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के हर इंसान को मिले और लोग इसकी वाहवाही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आज पूरी यंग टीम कांग्रेस के साथ है, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंगार जी हो, चाहे जयवर्धन सिंह जी हो। लेकिन जीतू पटवारी के भी वर्किंग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, उनके भी जो वर्किंग स्टाइल है उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हताश था और अब वो उसका ठीकरा केवल प्रदेश अध्यक्ष पे नहीं फोड़ा जाना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी थी। और कई कार्यकर्ता तो पहले अगर 400 पार बीजेपी कह रहे थे तो कई लोग कहते थे कि 400 पार ही ना हो जाए कहीं, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस पूरे देश में किया। हमें विश्वास अपने नेताओं पर रखना चाहिए, अपने क्षेत्र की जनता पर रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करना चाहिए। अगर हम जिम्मेदारी से कार्य करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिवर्तन आता है और जनता को लगना चाहिए कि आज जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मैं अपनी तरफ से कभी जनता को निराश नहीं करूं। इसी तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता लग जाएगा और मुझे विश्वास है कि अब जो आगे संगठन में बदलाव होगा इसके बाद माननीय जीतू पटवारी जी और सभी लोग मिलकर पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। यूथ ब्रिगेड को उठाने का प्रयास है, क्योंकि युवा ही आज पूरे देश में अगर हम देखें तो कल का भविष्य हमारा यूथ है
और इसका प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और आने वाले समय में आपको संगठन में बदलाव भी दिखेंगे और देश में बदलाव भी दिखेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस से पलायन बीजेपी की ओर हो रहा है, आपके पास कभी आया कि आ जाइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए? देखिए, चुनाव का पलायन तो ऐसा होता है कि वो तो समझ में नहीं आता कि क्या वो जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी पलायन कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं, कहीं ना कहीं इससे जनता में विश्वास की कमी होती है। क्योंकि अब आप देखिए, जिसे कांग्रेस पार्टी ने पूरा जीवन सब कुछ दिया, सडनली एक लाभ के लिए वो दूसरी पार्टी में चले जाए, दूसरी पार्टी ने भी दे दिया। लेकिन ऐसे आदमी का क्या विश्वास कि कल भारतीय जनता पार्टी का जब समय खराब आया तो वहाँ भी छोड़ के वो कांग्रेस। आपके पास आया ऑफर कभी? नहीं, मेरे पास तो कई बार ऑफर आए, कई बार ऑफर आए, ऐसा नहीं है। उपचुनाव के दौरान भी मेरे पास ऑफर आए थे। हाँ। और उस वक्त, लेकिन मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। आपके मन में नहीं आया कि चलिए बीजेपी कर लेता हूँ, बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ? अगर सरकार में आपकी हिस्सेदारी होती? देखिए, पूज्य पिताजी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में दिया, उनके निधन के बाद मेरे पास ऑफर आया। अब अगर मैं उनका बेटा होने के नाते पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता तो वही जनता ये नहीं कहती कि इन्होंने तो पूरा जीवन कांग्रेस में लगाया और ये देखो 1 मिनट में पलट के चले गए। तो मैंने उचित समझा कि लेकिन जितने भी जो 2020 में हमने देखा था 22 लोगों को जो सिंधिया जी के साथ गए थे, उसको उनमें से तो अधिकांश लोगों को जनता ने फिर से जिता दिया। नहीं, लेकिन जो हार कमल का फूल लेकिन आप उनमें जो हार गए उनकी स्थिति क्या है आज? चाहे इमरती देवी जी की स्थिति देख लीजिए, गिरिराज दंडोतिया जी की स्थिति देख लीजिए, कहाँ है आज? कहीं पता ही नहीं उनका। तो अगर हम एक पार्टी में रहें तो कहीं ना कहीं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में तो आपकी इज्जत होती रहती। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए हमारा उद्देश्य सबका जनता के हित का ध्यान रखना होना चाहिए। और जिन्होंने पार्टी बदली अब वो उनके उसमें ढल गए और वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, जनता के हित में काम करें, उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं चाहता। मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको मैं पूरे निष्ठा के साथ कार्य करना चाहता हूँ। मैं तो अभी कांग्रेस का बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और आज मुझे अगर जनता ने चुनकर भेजा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस दिशा में काम करना है। और जनता को ये महसूस नहीं हो, अगर उन्होंने बनाया है तो उनको ये दिखना चाहिए कि उनका नेता उनके लिए काम कर रहा है। ये मैं इस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता हूँ और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, मैं सब समाज के लोग मेरे प्रिय हैं, उनके लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। देखिए, बॉलीवुड में पिछले साल में नेपोटिज्म की बहुत बात होती है जी, लगातार होती है। आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स की, जो फिल्म फैमिली के लोग हैं उन्हीं के बच्चों को प्रमोट किया जाता है। तो पॉलिटिक्स में भी तो ये बात आती है नेपोटिज्म की, परिवारवाद की। बीजेपी इसके बारे में बहुत बात करती है, बोलती परिवारवाद है, कांग्रेस में केवल परिवारवाद है और बीजेपी जो है एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। तो क्या आप पर नेपोटिज्म का ये नहीं बोला जा सकता है कि आपके ग्रैंडफादर थे, फिर आपके फादर, फिर आप? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप जनता के बीच में काम करें। अब आरोप से तो कोई बच नहीं सकता। अगर सार्वजनिक जीवन जिसने चुना है उसको आज नहीं तो कल उस पर आरोप तो लगने ही हैं। और जो बीजेपी ये आरोप लगाती है, मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी क्या हैं? आप बताइए, राजनाथ सिंह जी के परिवार में आगे क्या पॉलिटिक्स में नहीं आए? सिंधिया जी के परिवार में क्या पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा है कोई? उसके अलावा क्या तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो आज पॉलिटिक्स में हैं। सुषमा स्वराज जी का परिवार देख लीजिए, तो उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती? मैं ये कहता हूँ कि हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। आज इंजीनियर कोई होता है तो उसका बेटा भी सोचता है कि वो इंजीनियर बने, और अधिकतर बनते हैं। आप डॉक्टर्स का परिवार ले लीजिए, अधिकतर डॉक्टर बनते हैं, फिल्म स्टार्स में फिल्म स्टार बन जाते हैं। तो नेताओं में क्या बुराई है? अगर मैं जनसेवा का, अगर मैंने अब चुन लिया है, जनसेवा के रास्ते में आ गया हूँ, और आपने तो पहले भी कहा कि सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिशियन हूँ मैं, तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से यदि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप आया हूँ, परिवार की इच्छा के अनुरूप आया हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर जनता की सेवा नहीं करता और मैं जो काम कर रहा था वो करूँ तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने उसके बावजूद भी सार्वजनिक जीवन चुना है तो मैं उसमें खुश हूँ और मुझे नहीं लगता कि किसी को उस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर हम किसी नेता का बेटा नेता आ रहा है तो मुझे नहीं लगता इस पर जनता को आपत्ति होनी चाहिए। ये तो जनता के हाथ में निर्णय है कि उनको स्वीकार करना है कि नहीं करना। ये तो वोट उनके पास सबसे बड़ा अधिकार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता को भी अपने हितों का ध्यान रख के
मतदान जरूर करना चाहिए आने वाले समय में, जो भी चुनाव हो, जिस भी जहां भी आपकी आवाज़ जा रही हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक अवसर मिलता है। हालांकि आजकल तो जल्दी जल्दी भी कई बार मिल जाते हैं, लेकिन 5 साल में आजकल वो जैसे क्रिकेट में होता था पहले टेस्ट सीरीज होते थे, अब 2020 का गेम हो रहा है, तो पॉलिटिक्स में भी यही होने लगा जल्दी जल्दी। लेकिन जब भी अवसर मिले वो सोच समझ कर वोट करना चाहिए कि कौन उनके लिए खड़ा होगा और कौन नहीं होगा। तो अब जब फुल टाइम पॉलिटिशियन है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में समय दे पाते हैं कि मिस करते हैं? देखिए, अभी तो फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ, तो पॉलिटिक्स में ही पूरे समय रहता हूँ, और जब जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र की जनता ने दी है तो उस जिम्मेदारी को मैं निभाता हूँ, और कोशिश यही रहती है कि कैसे अपने क्षेत्र की जनता को लाभ दिला सकूं और कैसे उनके लिए कार्य कर सकूं। तो मेरा अब दिमाग हॉस्पिटैलिटी में जाता ही नहीं, मेरा दिमाग अब इसी में रहता है कि किस तरह से लोगों के लिए काम कर सकूं। अभी देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का विधायक हूं, कई परेशानियां भी रहती हैं, आप समझ सकते हैं। सत्ता के विधायक को एक बेनिफिट होता है कि उनकी सत्ता है, अब मुझे वो चैलेंजेस भी हैं, इसलिए मेरे किसी से संबंध खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे मैं यही आपके चैनल के माध्यम से भी आशा करता हूं और उनसे भी मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के हितों का भी ध्यान रखा जाए। हम भी अगर विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन जनता के द्वारा चुनकर आए, और हमारे मुख्यमंत्री तो सभी के होते हैं, इसलिए सभी पर बिना भेदभाव के वो अपना आशीर्वाद बना के रखें और शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हम चाहते हैं। और प्रदेश का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, ज़िले का विकास हो, यही कोशिश हम सबकी रहती है। हाँ, निश्चित रूप से अगर मैं हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से ये ज़रूर चाहता हूँ कि क्योंकि पर्यटन से मेरा जुड़ाव रहा है, तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी, क्योंकि आज बेरोज़गारी की समस्या पूरे प्रदेश की है, मेरे क्षेत्र की भी है, सब जगह की है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इंडस्ट्रीज़ आ जाएँ और साथ ही साथ पर्यटन का विस्तार हो। मैंने एक प्रपोज़ल अपनी तरफ से जो PS महोदय को भी दिया था, और मैं चाहता हूं कि ओरछा रामराजा की नगरी हमारे यहाँ है, वहाँ के साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी और आसपास कुछ जगह हैं जहाँ को मिला के पर्यटन के सर्किट बनाना चाहिए, जिससे रोज़गार के अवसर भी हमारे नौजवान साथियों को मिले और सरकार का भी रेवेन्यू जनरेट हो। इस दिशा में ज़रूर मेरी कोशिश है, और वो मैंने कुछ पत्र लिखे भी हैं, तो आने वाले समय मुझे विश्वास है कि उस पर सरकार ध्यान देगी। जी बिल्कुल। नितेन सिंह जी, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के दफ्तर आए, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, और इतने विस्तार से आपने अपना पूरा जो सर्कमस्टांसेस है पॉलिटिशियन बनने का, फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टू अ पॉलिटिशियन, जो आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने मुलाकात की और बातचीत की सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिशियन, फर्स्ट टाइम कांग्रेस के MLA हैं नितेन सिंह राठौर, जबकि पॉलिटिकल लेगेसी है उनके साथ, लेकिन उनका ये मानना है कि कोई गुटबाजी नहीं है, वो सबके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, और भले ही वो सर्कमस्टांसेस के कारण उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई, लेकिन अब वो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है, और उनका पूरा जो ध्यान है और उनके पूरा जो एम्बिशन है अब यही है कि किस तरह से उनके क्षेत्र की जनता की सेवा हो और उनके क्षेत्र का विकास हो। इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।